ऑलराइट बच्चों, चलते हैं आगे। एंगल ऑफ विजन, ठीक है। एंगल ऑफ विजन ये होता है एंगल मेड ऑन नाइट बाय एन ऑब्जेक्ट। एंगल मेड बाय एन ऑब्जेक्ट ऑन आई। आई बोले तो आई लेंस, ठीक है ना। आई लेंस पर कोई एक ऑब्जेक्ट जो एंगल बनाती है उसे हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ विजन, ठीक है। देखिए डायग्राम से समझाता हूँ आपको मैं। मान लो बाबू कि ये आपका ह्यूमन आई है, ठीक है, और इसमें एक लेंस बना लेते हैं हम लोग। ये है ह्यूमन आई का लेंस, ठीक है। या फिर आप चाहें तो ऐसे भी दिखा सकते हैं। मान लीजिए ये जो है ह्यूमन आई का लेंस है, ठीक है। ये ले लीजिए प्रिंसिपल एक्सिस, और अब कोई एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं हम लोग। देखिए ये कोई एक ऑब्जेक्ट है, तो इसका जब इमेज बनेगा रेटिना पे तो बहुत सारे रेज होंगे। मैं एक रे दिखा रहा हूँ जो लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रहा है। अब आप ये क्लियरली देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर ये कुछ एंगल बन गया, क्या ये वाला है ना। इसी को बोलते हैं हम एंगल ऑफ विजन, जो कि ये ऑब्जेक्ट इस आई पे, ह्यूमन आई पे फॉर्म कर रहा है। ये थीटा तो सामने भी वर्टिकली अपोजिट एंगल से क्या हो जाएगा? थीटा। अब ये जो है यहाँ पर इमेज बन रहा होगा इतना दूर में, तो ये इमेज का क्या हो गया? साइज हो गया। ये इमेज का क्या हो गया? साइज हो गया। मान लीजिए एच है, तो आप देख सकते हैं, ये क्लियर सी बात है, थीटा ज़्यादा होगा तो एच ज़्यादा होगा, और थीटा कम होगा तो एच क्या होगा? कम होगा, ठीक है ना। ये कॉमन सेंस की चीज़ है। थीटा इक्वल टू आपने पढ़ा है ना, एल बाई आर, आपने पढ़ा होगा थीटा इक्वल टू एल बाई आर। तो ये अगर आर्क है तो ये थीटा भी क्या होगा? प्रोपोर्शनल, ठीक है ना। तो यहाँ पर एच इज क्या होता है? प्रोपोर्शनल टू थीटा, जहाँ पर एच क्या है बच्चों? साइज ऑफ इमेज फॉर्म ऑन रेटिना। साइज ऑफ image formed on रेटिना। और थीटा क्या है जी बच्चों? थीटा है जी एंगल ऑफ विजन। ध्यान रखेंगे आप लोग, ये जो एंगल ऑफ विजन होता है ना, वो बच्चों 5 डिग्री या उतना से कम रहता है। और ये मैं ऑप्टिक्स के स्टार्टिंग से भी समझाते आ रहा हूँ कि यहाँ पर हम स्मॉल अपर्चर लेते हैं, इसलिए एंगल छोटे ही रहते हैं। और एंगल जब छोटा रहता है तो ये भी आपको याद होगा बच्चों, tan थीटा इक्वल टू थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है? साइन थीटा। ये याद होगा आप लोगों को, डेफिनेटली याद होगा, ठीक है। अब आपको मैं क्या करता हूँ, 2 एग्जाम्पल लेकर दिखाता हूँ। अगर इस ऑब्जेक्ट को दूर कर देंगे, ठीक है, कोई चीज़ आपको बड़ा या छोटा क्यों दिखता है? क्योंकि उसका साइज बड़ा या छोटा होता है, ऐसा नहीं है। जैसे कुतुब मीनार आपके इस पेन से तो काफ़ी बड़ा है ना, लेकिन आप जहाँ पर हैं छत पे जाकर देखने की कोशिश कीजिए, आपको कुतुब मीनार नहीं दिखेगा, या आईफेल टावर भी नहीं दिखेगा, ठीक है ना। पेन आपको दिख जाएगा, पेन से बहुत बड़ा, आप जानते हैं इस चीज़ को, है ना। या स्टार्स के बारे में बात कर लीजिए, आप जानते हैं कि स्टार्स बहुत बड़े होते हैं, सन से बड़े, अर्थ से भी बड़े, लेकिन वो आपको दिखते कैसे हैं? छोटे छोटे पॉइंट दिखते हैं। आपके हाथ में एक पेन होगा, उससे भी छोटा दिखेगा। तो क्या किसी चीज़ का बड़ा या छोटा होना उसके एक्चुअल साइज पे डिपेंड करता है? नहीं, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि कोई ऑब्जेक्ट का इमेज आपकी आंखों पे क्या साइज बना रहा है।
दैट मीन्स ऑब्जेक्ट आपकी आंखों पर क्या एंगल बना रहा है, जितना ज़्यादा एंगल बनाएगा उतना बड़ा इमेज का साइज दिखेगा, ठीक है ना। तो ये डिपेंड करता है कि कोई ऑब्जेक्ट आंखों से कितना पास या कितना दूर है, ठीक है ना। उस हिसाब से उसका एंगल ऑफ विजन बदलता है। मैं आपको सामने एग्जांपल दिखाता हूँ। देखो ये ऑब्जेक्ट आपको दिख रहा है ना, इसी को अगर आप दूर कर दो तो ये एंगल ऑफ विजन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। देखो मैं डायग्राम बना के दिखाता हूँ आपको। देखो अरे यार, तो बच्चों देखिए, ये मान लेते हैं क्या इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, और ये हम लेंस बना देते हैं आई लेंस। ये है जी बच्चों आई लेंस, ठीक है। वही वाला ऑब्जेक्ट ले लेते हैं जो हमने पहले लिया था। ये देखो एक ऑब्जेक्ट है जिसको हम लोग यहाँ पे रखे हैं, और फिर हम इसी ऑब्जेक्ट को दूर कर देंगे, तो देखो क्या अंतर पड़ जाता है, समझना। अगर हम ऑब्जेक्ट को पास रखे हुए हैं, ठीक है, तो इसका एंगल ऑफ विजन कुछ यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। जब इसी ऑब्जेक्ट को हम दूर कर दे रहे हैं, ठीक है, तब जाके इसका एंगल ऑफ विजन देखो छोटा हो चुका है ना। दिख रहा है ना, छोटा हो रहा है। तो मान लो ये था पोजीशन 1 और ये है पोजीशन 2। तो पहले जो एंगल बन रहा था, ये बड़ा वाला एंगल था, वो था θ1। बाद में जो एंगल बना ये छोटा वाला बना θ2। कॉरस्पॉन्डिंग साइज में भी अंतर होगा। जब आप θ1 की बात करेंगे ना, θ1 की बात जब आप करेंगे तो ये हो जाएगा इमेज का साइज, इसको आप कहेंगे h1। जब आप θ2 की बात करेंगे तो यहीं पर है आपका 2 का इमेज, और ये 1 का इमेज बनेगा इतना दूर तक, ठीक है। तो कॉरस्पॉन्डिंग जो साइज होगा h2 वो कम हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, अगर θ1 क्या है ग्रेटर देन θ2, तो उस हिसाब से इमेज का जो साइज बना है रेटिना पर वो भी क्या आ गया, ग्रेटर आ गया, ठीक है ना। एक ही ऑब्जेक्ट जो आँख के पास में था तो ज़्यादा बड़ा दिखेगा, और दूर हो जाएगा तो छोटा दिखेगा, बिकॉज एंगल ऑफ विजन क्या होता है, छोटा हो जाता है। मैं आपको एक और एग्जांपल लेके दिखाता हूँ। अगर दो ऑब्जेक्ट एक ही जगह पर रहें, मान लो दो ऑब्जेक्ट हैं और वो दोनों एक ही जगह पर हैं, इसका हम प्रिंसिपल एक्सिस बना लेते हैं पहले। ये आपका आई लेंस, और दो ऑब्जेक्ट आप ले लीजिए सेम जगह पे, ठीक है। जैसे ये एक ऑब्जेक्ट आपके लिए है, और एक दूसरा भी ऑब्जेक्ट यहीं पर ले लेंगे हम। आप देख पा रहे हैं दो ऑब्जेक्ट है सेम ही जगह पर है। ये जो दिख रहा है ना, उसको आप 2 मान लीजिए, इसको 1 मान लीजिए। मान लीजिए बड़ा वाला जो है ना, इसका नेमिंग 1 है, और छोटे वाले का नेमिंग 2 इमेजिन कर लीजिए आप, ठीक है। अब आप एंगल नाप के देखिए। अगर आप बात करते हैं 1 वाले की, ठीक है, तो 1 वाले का एंगल कुछ ऐसा बनेगा, देख लीजिए। अब बात यदि 2 वाले की करेंगे ना, देखिए छोटा एंगल आ जाएगा,
और आप देख सकते हैं कि साइज भी क्या है, छोटा ही हो रहा है। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं ये बड़े वाले का एंगल है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये है θ1, ये छोटे वाले का एंगल है θ2। कॉरस्पॉन्डिंग आप 1 का इमेज यहाँ पे बन रहा है और 2 का इमेज यहाँ पर। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ से अगर मेजर करिएगा ना तो आपको h1 क्या दिखेगा, ग्रेटर, और h2 क्या दिखेगा, स्मॉलर। ऐसा इस वजह से हो रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि θ1 क्या है, ग्रेटर, और θ2 क्या है, स्मॉलर। तो अब तक आपको क्लियर हो चुका होगा, है ना, कि कोई ऑब्जेक्ट बड़ा या छोटा क्यों दिखता है। इसलिए नहीं कि वो बड़ा छोटा होता है, इसलिए ये एंगल ऑफ विजन क्या बन रहा है, बड़ा या छोटा। ठीक है ना, आप इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। अब अगला टॉपिक है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, देखो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट ये होता है, सुनो ध्यान से। आप सेल से बने हुए ना, आपको अपना सेल दिखाई देता है नहीं, लेकिन जब आप बीमार पड़ते हैं तो आपका ब्लड सेल और अदर चीज़ों का एग्जामिन किया जाता है ना माइक्रोस्कोप से। माइक्रोस्कोप में आपका ब्लड सेल दिखता है, आपको नेकेड आई से नहीं दिखता। माइक्रोस्कोप करता क्या है, माइक्रोस्कोप क्या करता है, उन चीज़ों को दिखाता है जो आपको नेकेड आई से नहीं दिखता। कैसे, क्यों नहीं दिख रहा, बिकॉज एंगल ऑफ विजन बहुत छोटा हो रहा है, तो एंगल ऑफ विजन को बढ़ा देता है, इसलिए वो दिखने लगता है। ऐसे ही दूर तारे हैं, है ना, आपको नेकेड आई से बहुत छोटे दिखते हैं, या फिर शायद ना भी दिखे, बहुत तारे ऐसे हैं, लेकिन टेलीस्कोप से दिखने लगता है। तो टेलीस्कोप करता है क्या है, एंगल ऑफ विजन को बढ़ा देता है। तो ऐसी कोई भी ऑप्टिकल, एक सिंपल सा ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप आपके इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में होता है, जिसको आप सिंपल माइक्रोस्कोप या मैग्नीफाइंग ग्लास बोलते हैं। उससे भी रीडिंग करने में फ़ायदा होता है, जो चीज़ें आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, या घड़ी बनाने वाला जो मैकेनिक होता है, या कोई ऐसे लोग जो छोटे छोटे चीज़ों पे काम करते हैं, ठीक है ना, तो उसको साफ साफ और क्लियर बड़ाई में देखने के लिए आप यूज करते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास। वो भी क्या करता है, आपके एंगल ऑफ विजन को बढ़ा देता है। तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, कोई भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट करता है क्या है, एंगल ऑफ विजन को बढ़ाता है। ठीक है ना, ये इसका काम होता है। ठीक है, तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का मतलब ए डिवाइस यूज्ड टू used to increase angle of vision। कई प्रकार के ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, आपको जो एनसीईआरटी में पढ़ना है वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, आपको एक तो पढ़ना है सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप, या इसी को बोला जाता है मैग्नीफाइंग ग्लास, मैग्नीफाइंग ग्लास या मैग्नीफाइंग लेंस। ठीक है, जो दूसरा है बच्चों, इसको कहा जाता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक है, और जो तीसरा इंस्ट्रूमेंट है इसको आप कहते हैं टेलीस्कोप। टेलीस्कोप कई प्रकार के होते हैं, जिसमें से कुछ आपको पढ़ना है 12th में एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, और बहुत कुछ नहीं भी पढ़ना है। मैं नाम आपको सबका बता देता हूँ। ठीक है, देखो टेलीस्कोप जो है, सबसे पहले आप इसको दो कैटेगरी में बांट रहे हैं। ठीक है ना, तो दो कैटेगरी में बांटिएगा। एक वो
जिसका इस्तेमाल धरती पे, अपने अर्थ पे जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको देखने के लिए किया जाता है, ठीक है ना। जासूस लोग, आर्मी वाले दूर दूर की चीज़ों को देखने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं ना। बाइनोकुलर्स आपने सुना होगा, वो भी क्या होता है, काइंड ऑफ टेलीस्कोप, ठीक है। फिल्मों में देखा होगा आपने, पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन, जैक स्पैरो इस्तेमाल करता है ना देखने के लिए, है ना। सेलर्स इसका यूज करते हैं। तो एक हो जाता है अर्थ पर की चीज़ों को देखने के लिए, और एक वो होता है जिसका इस्तेमाल आप अर्थ से बाहर, है ना, मतलब हेवनली बॉडीज, स्टार्स, प्लैनेट, मून, सैटेलाइट को देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। उसको बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, ठीक है। टेलीस्कोप दो तरीके का और हो सकता है। एक जिसमें आप दो लेंस यूज करें, ठीक है। लेंस में क्या होता है, रिफ्रैक्शन, तो उसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिंग टाइप। और कुछ ऐसे भी टेलीस्कोप होते हैं जिसमें दो लेंस नहीं, एक लेंस ही इस्तेमाल होता है, और एक या दो मिरर्स का इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो मिरर्स में क्या होता है, रिफ्लेक्शन, तो उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन टाइप, ठीक है। तो पहले इसका दो कैटेगरी बांट देते हैं, ठीक है ना। एक होगा रिफ्रैक्टिंग टाइप और एक क्या होगा, रिफ्लेक्टिंग टाइप, ठीक है। तो एक हो जाएगा रिफ्रैक्शन टाइप और एक हो जाएगा रिफ्लेक्शन टाइप। तो रिफ्लेक्शन टाइप क्या होता है, उसमें मिरर प्लस लेंस इस्तेमाल होगा, और रिफ्रैक्शन टाइप में खाली लेंस ही लेंस इस्तेमाल होगा। अभी पढ़ाऊंगा तो पता चलेगा आपको, दो लेंस का इस्तेमाल करते हैं या फिर एक मिरर और एक लेंस का इस्तेमाल करते हैं। ये टेलीस्कोप का दो टाइप है। अब जो लेंस वाला है ना, उसका भी फर्दर टाइप है, वो भी आपको बता देता हूँ। देखो, ये जो आपका रिफ्रैक्शन टाइप है, इसमें तीन तरीके का टेलीस्कोप होता है। एक आपको पढ़ना है, बाकी नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो जो आपको पढ़ना है वो पहले बता देता हूँ। उसका नाम है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। इसके अलावा ये आपको पढ़ना नहीं है, ठीक है, नाम जान लीजिए। इसका नाम होता है टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। और एक और होता है गैलीलियन टेलीस्कोप। जो गैलीलियन टेलीस्कोप होता है ना, वो इस प्रकार से होता है। एक इसमें कन्वेक्स लेंस होता है और एक होता है इस तरीके से कनकेव लेंस, और इसका इस्तेमाल अर्थ पर की चीज़ों को, ऑब्जेक्ट्स को जो दूर दूर है उनको देखने के लिए किया जाता है, ठीक है। जो टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप होता है ना, इसमें ना तीन लेंस यूज होता है। अभी डिटेल में करेंगे। आगे ऑब्जेक्टिव होता है, पीछे होता है आईपीस। इसमें भी ये ऑब्जेक्टिव कहलाता है, इसको आईपीस कहते हैं। और इसका कुछ और काम है, अभी डिस्कस नहीं कर सकते। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप जो है, यही आपको पढ़ना है। इसमें दो गो लेंस रहता है, ठीक है ना। तो इसी को अभी हम डिस्कस करेंगे जब पढ़ाएंगे आपको टेलीस्कोप तब, ठीक है। इसके अलावा रिफ्लेक्शन टाइप जो होता है ना, उसका भी नाम बता देते हैं आपको।
ध्यान रहे, ये आपको नहीं पढ़ना है, ये भी नहीं पढ़ना है, ये वाला सिर्फ पढ़ना है आपको, ठीक है। एनसीईआरटी में ये मेंशन है, रिफ्लेक्शन बेस्ड टेलीस्कोप जो है वो भी दो प्रकार का होता है। एक होता है न्यूटोनियन टेलीस्कोप, और एक दूसरा होता है, इसको बोलते हैं कैसीग्रेनियन टेलीस्कोप, ठीक है बच्चों। और ये दोनों पढ़ा देंगे, ठीक है ना। तो आप इसको पॉज करके नोट कीजिए, मैं 1 बाय 1 सबको डिस्कस करता हूँ, ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए हम करते हैं क्या, सिंपल माइक्रोस्कोप, ठीक है। सिंपल माइक्रोस्कोप होता क्या है, बस एक कन्वेक्स लेंस होता है और एक ऐसे गोल सा फ्रेम रहेगा, एक हैंडल रहेगा, ठीक है। आपने जरूर देखा होगा, ये आपके इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में रहता है जी, ठीक है ना। ऐसे रहेगा, एक गोल सा फ्रेम है ना, और एक हैंडल, इसको आप ऐसे पकड़ के देखते हैं, यहीं पे लेंस लगा रहता है, ठीक है ना। तो बहुत सिंपल है ना। इट consists of a convex lens attached in a फ्रेम, ठीक है। बस एक कन्वेक्स लेंस है। क्या आप इसका इस्तेमाल करते हैं, क्या जरूरत है इसका आपको, है ना। तो मैं आपको यूजेज बता देता हूँ। जैसे न्यूज़पेपर का अल्फ़ाबेट काफ़ी छोटा छोटा होता है ना, तो रीडिंग ग्लासेस में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। तो मेन यूज यही है ना, टू मैग्नीफाई तो मैग्नीफाई करने का आपको ज़रूरत कहाँ पड़ता है, जैसे कि उदाहरण के तौर पे ले लें न्यूज़पेपर रीडिंग, है ना। न्यूज़पेपर रीड करने में, मतलब रीडिंग ग्लासेस में जो रिस्ट वॉच का मैकेनिक होता है, कलाई घड़ी, रिस्ट वॉच का मैकेनिक वो इस्तेमाल करता है, आपने देखा होगा। वो आँखों पे लगाता है एक डिवाइस, उसमें यही एक कन्वेक्स लेंस फिटेड रहता है, रिस्ट वॉच का मैकेनिक। कई बार पंडित जी लोग हाथ की रेखाओं को स्पष्ट देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो हैंड लाइंस, हाथ की रेखाओं को रीडिंग करने में, है ना, रीडिंग ऑफ हाथ या पाम, हथेली बोलना चाहिए क्या, पाम, रीडिंग ऑफ पाम, ठीक है। ये सब इसका कुछ इस्तेमाल है। बायोलॉजी वाले बच्चे भी करते हैं, आई थिंक। जो दिख सकता है माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का काम तो नहीं करेगा, बट कुछ कुछ चीज़ों को शायद देखा जा सकता है, ठीक है ना। माइक्रोब्स बहुत छोटे वाले नहीं, बड़े वाले माइक्रोब, जैसे आई थिंक फंगी, ब्रेड सड़ने लगता है तो फंगी को देख पाते हैं आप, ठीक है, इस बाइकन्वेक्स लेंस से, ठीक है।
तो माइक्रोब्स को देखने के लिए, सबको तो नहीं, फंगी को देख सकते हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्शन बता दिए, इस्तेमाल बता दिए, उसका प्रिंसिपल बताते हैं आपको। आपको याद होगा, आपने कन्वेक्स लेंस में पढ़ा है ना, इमेज फॉर्मेशन ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो 2f के बियॉन्ड है तो 2f पे है, तो f और 2f के बीच है तो f पर है, तो और फिर f और p के बीच में है। तो अगर ऑब्जेक्ट f और p के बीच में रहता है तो आपको याद होना चाहिए उसका इमेज कहाँ और कैसा बनता है। उसका इमेज बनता है वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड, है ना, ऑन द सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, यही होता है, याद होगा आप लोगों को। ये इसका प्रिंसिपल है, ठीक है, ये इसका क्या है, प्रिंसिपल है। तो मैं बताता हूँ आपको। इफ एन ऑब्जेक्ट इज kept between P and F, then its image is virtual erect and मैग्नीफाइड, ठीक है ना। इसका रे डायग्राम आपको याद होगा, ठीक है, इसका रे डायग्राम भी हम बना के दिखा सकते हैं आपको। पहले एक काम कीजिए, इसको पॉज करके ना आप कर लीजिए नोट, ठीक है, फिर मैं आपको इसका रे डायग्राम दिखाता हूँ। देखिए इसका रे डायग्राम बता रहा हूँ। मान लीजिए ये कोई एक लेंस है, ठीक है, और ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। कोई एक ऑब्जेक्ट आप ले लीजिए इस तरह से, ये ऑब्जेक्ट इसके ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में है, ठीक है। आपको पता होगा, आप एक स्ट्रेट लाइन बोले तो लाइट रे, है ना, आप ऐसे लेते हैं जो कि क्या करता है, पोल से पास करते हुए जाता है, ठीक है, और ये डिविएट नहीं करता, आप जानते होंगे ये डिविएट नहीं करता। अब एक दूसरा लाइट रे है जो प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग जाता है, और जब ये डिविएट करता है ना तो कुछ ऐसे नहीं जाता, बल्कि वो इस प्रकार से चला जाता है, डाइवर्ज कर जाता है, ठीक है ना, ये क्या कर जाता है, डाइवर्ज। तो आगे चल के मिलने का कोई चांसेस नहीं बनता है। अब जब आप इसको क्या करते हैं ना, पीछे की तरफ प्रोड्यूस करते हैं, तो क्या करना है आपको, पीछे की तरफ प्रोड्यूस करना है, ठीक है। तो करते हैं ना इसको पीछे प्रोड्यूस, देखिए
देखिए आपको दिख रहा होगा ये कहीं ना कहीं जाकर एक जगह पे क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से जी बच्चों इसका एक इमेज बन जाएगा। ठीक है, ये इसका इमेज है जो कि क्या है, वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। मान लीजिए ये आपका ऑब्जेक्ट है क्या, ए बी। ठीक है, तो ये इसका इमेज हो जाएगा जी ए डैश बी डैश, जो कि इसके रिस्पेक्ट में क्या है, वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। ठीक है, आप इसको पॉज करके डायग्राम बना लीजिए। ठीक है, देखिए बच्चों, मैग्निफिकेशन आप जानते हैं इसके बारे में। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन जो है वो आप जानते हैं इसके बारे में, लीनियर मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन। ठीक है, जो कि दो तरीके का होता है। एक होता है लैटरल, या इसको बोलते हैं हम लोग ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन होता है, और एक होता है लॉन्गिट्यूडनल, या इसको हम बोलते हैं एक्सियल मैग्निफिकेशन। एक्सियल मतलब पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये आपको लेंस और मिरर में मैं पढ़ा चुका हूँ। और लैटरल और ट्रांसवर्स का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। इसका मतलब होता है परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, और इसका मतलब होता है पैरेलल, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, आपने इसका फार्मूला पढ़ा हुआ होगा, याद होगा आपको, m इक्वल टू एच आई बाई एच ओ। इसका भी वही होता है, m इक्वल टू एच आई बाई एच ओ। एक और मैग्निफिकेशन हो सकता है जिसका कि बहुत ही कम इस्तेमाल होता है, उसको आप कह सकते हैं एरियल मैग्निफिकेशन। तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ इमेज बाय एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, हमें इन दोनों का फिलहाल नहीं बात करना है, हमें जो बात करना है वो सामने आने वाला है, ये हमें अभी पढ़ना है आज। इसका नाम है बच्चों एंगुलर मैग्निफिकेशन। ठीक है, एंगुलर मैग्निफिकेशन। ठीक है, या इसी का एक और नाम होता है, इसको हम लोग कहते हैं मैग्नीफाइंग पावर। ठीक है, तो ये जो मैग्नीफाइंग पावर होता है बच्चों, ये होता है थीटा आई बाई थीटा ओ। ये थीटा आई और थीटा ओ क्या है समझ लीजिए। आज ही आप लोग को आज हम पढ़ाए थे एंगल ऑफ विजन, याद है? तो यहाँ पर थीटा आई का मतलब है एंगल ऑफ इमेज, और थीटा ओ का मतलब क्या है, एंगल ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, आप इसको पॉज करके ना नोट कर लीजिए। ठीक है, मैं थीटा आई और थीटा ओ का मीनिंग भी लिख दे रहा हूँ। थीटा आई का मतलब है
एंगल मेड बाय फाइनल इमेज ऑन आई यूजिंग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। अब थीटा ओ का मतलब होता है एंगल मेड बाय ऑब्जेक्ट ऑन नेकेड आई। इसका मतलब समझिए, आप मान लीजिए एक स्टार को देख रहे हैं या एक माइक्रोब को देख रहे हैं, ठीक है, तो वो आपको बहुत छोटा दिख रहा होगा ना, तो आप उसको डायरेक्ट देख रहे हैं विद इन नेकेड आई, ठीक है ना, आपने कोई ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज नहीं किया, ठीक है, आपको बहुत छोटा दिखेगा। फिर आप क्या कीजिए, एक टेलीस्कोप या एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल कर लीजिए, फिर आप उसी को देखिए, वो आपको रिलेटिवली बड़ा दिखेगा पहले के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट करता क्या है, उस एंगल ऑफ विजन को बढ़ा देता है। तो ये वही लिखा हुआ है थीटा आई का मतलब एंगल मेड बाय फाइनल इमेज ऑन दी आई। ये कब, जब आप ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप का इस्तेमाल कर लेंगे उसके बाद का एंगल, और यह है बिना किसी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के, वो है नेकेड आई, ठीक है ना। आप इसको नोट कर लीजिए पॉज करके। अभी ये देखिए, हम लोग सिंपल माइक्रोस्कोप या मैग्नीफाइंग ग्लास कर रहे हैं, इसमें किस तरीके से जो है हम एंगल ऑफ विजन को कैलकुलेट करेंगे, तो समझिएगा ध्यान से। यहाँ पे साइड में देखिए, अभी मान लीजिए इस ऑब्जेक्ट को आप देख रहे हैं ए बी को, ठीक ना, इस ए बी को आप वॉच कर रहे हैं और ये ए बी आपको साफ साफ दिखे, इसके लिए आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा कितना पास रख सकते हैं, नियर पॉइंट पे रखेंगे और कहाँ रखेंगे, तो इसका जो डिस्टेंस है ना वो कितना है 25 सेंटीमीटर या नियर पॉइंट के पास है। ये ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं और आप इसको डायरेक्ट देख रहे हैं, तो डायरेक्ट देख रहे हैं तो देखिए कि आपकी आंखों के आगे मैं कोई डिवाइस लगा रहा हूँ, बिल्कुल नहीं लगाऊंगा, डायरेक्ट देख रहे हैं इसको। तो जब हम डायरेक्ट देख रहे हैं तो इसकी आंखों पे, मतलब ये जो ऑब्जर्वर है उसकी आंखों पर एक एंगल बनेगा, एंगल ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको थीटा ओ बोले हैं। थीटा ओ का मतलब एंगल ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन दी नेकेड आई, अभी हम समझाए थे, ठीक है। और ये एंगल बहुत छोटा होगा, तो आप समझिए, आप कह सकते हैं tan थीटा ओ इज इक्वल टू थीटा ओ एंड विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई बेस। कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। अब समझिए, आपका आई जब आप देख रहे होते हैं तो लेंस को ऐसे रखते हैं ना आंखों के आगे, तो आपका आई क्या है, जस्ट इसके पीछे है, आपको इमेजिन करना पड़ेगा, ठीक है ना, जस्ट इसके बग। तो देखिए अब क्या किए हम लोग, ये जो हमारी आँख है या जो ऑब्जर्वर का आँख है, ठीक है, इसके आगे क्या लगा दिया गया, एक लेंस लगा दिया गया, यानी कि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। अब इस ऑब्जर्वर को ये नहीं दिखेगा बल्कि ये दिखेगा, ठीक है ना। तो ये है जी बच्चों एंगल मेड बाय फाइनल इमेज, है ना, विथ रिस्पेक्ट बिकॉज ऑफ द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। आप ये देखिए, इमेज के डिस्टेंस को आप क्या कहते हैं v, और ये इमेज का हाइट है h है, जबकि ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को देखा जा रहा था, बिल्कुल डायरेक्ट देखा जा रहा था विदाउट एनी हेल्प। तो यहाँ पर अगर आप ये लिखें tan थीटा आई, जो कि क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी कि एच आई बाई डी। और स्मॉल एंगल के लिए आप जानते हैं ना, जानते ही हैं, tan थीटा आई को आप क्या लिख सकते हैं, थीटा आई लिख सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों इस तरीके से देखो, आपको मैंने कैलकुलेट करके बता दिया जी कि थीटा आई क्या होगा और थीटा ओ क्या होगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम लगे हाथ
ये प्रूव कर देंगे इसका मैग्नीफाइंग पावर का फार्मूला, ठीक है ना। पहले इतना आप लोग पॉज करके नोट कर लीजिए जी बच्चों। देखिए बच्चों, मैग्नीफाइंग पावर का फार्मूला अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था, थीटा आई बाई थीटा ओ। आप देख सकते हैं थीटा आई इक्वल टू कितना है, एच आई बाई बी है। एच आई बाई बी, और थीटा ओ का मतलब देखिए क्या है, एच ओ बाई डी, एच ओ बाई डी, ठीक है। अब आप ये देखिए, एच आई बाई एच ओ आपको याद होगा, है ना, एच आई बाई एच ओ आपको याद होगा। क्या हम लोग इसको v बाई यू लिखते हैं क्या? डेफिनेटली इसको हम लोग v बाई यू लिखते हैं, ठीक ना। तो एच आई बाई एच ओ को लिख दीजिए v बाई यू, और इंटू लिख दीजिए d बाई वी। अब आप देख सकते हैं v से v क्या हो गया, कैंसिल। तो इस तरीके से आपके पास एक फार्मूला आ गया मैग्नीफाइंग पावर का d अपॉन यू, ये फार्मूला है, ठीक है। किसके लिए? मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ए सिंपल माइक्रोस्कोप। अब पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर आपको हम आगे का कहानी बताते हैं। देखिए बच्चों, ये जस्ट अभी अभी हमने पढ़ लिया ना कि मैग्नीफाइंग पावर किसी सिंपल माइक्रोस्कोप का क्या होगा, डी बाई यू। जहाँ पे बच्चों डी का क्या मतलब था, डी का मतलब है 25 सेंटीमीटर, और यू का मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। इसमें दो स्पेशल केस पढ़ेंगे। केस वन देखिए, केस वन ये है बच्चों कि अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर हो, ऑब्जेक्ट कहाँ पर हो, एट इंफिनिटी, मतलब कि आपका ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, माइनस इंफिनिटी, तब v इक्वल टू क्या हो जाएगा, f हो जाएगा, जानते होंगे आप, ठीक है ना। एक मिनट, थोड़ा करेक्शन करना है, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे नहीं है, इमेज इंफिनिटी पे होगा, ठीक है ना। पूरा गड़बड़ ही हो गया, दोबारा लिखना पड़ेगा, है ना। लिख दे रहा हूँ, ये आप पढ़ रहे हैं क्या, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप, जो कि है थीटा आई बाई थीटा ओ इज इक्वल टू डी बाई यू। देखिए बच्चों, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ए सिंपल माइक्रोस्कोप का फार्मूला था डी बाई यू, थीटा आई बाई थीटा ओ, डिराइव करके हम लाए थे, जहाँ डी का मतलब नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर और यू का मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। तो अगर फाइनल इमेज आपको कहाँ पे बनता है, इन्फिनिटी पे, मतलब ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखें आप, फोकस पे रखें, तो आपका मैग्नीफाइंग पावर कितना आ जाएगा, डी बाई एफ, यू की जगह पर एफ रख दिए, बस हो गया। यही केस वन है, ठीक है ना। ये मैग्नीफाइंग पावर का मिनिमम वैल्यू है, ये मैग्नीफाइंग पावर का मिनिमम वैल्यू है। तब केस टू बताता हूँ आपको मैं, ठीक ना। इसका दूसरा केस बताता हूँ बच्चों। मान लो कि फाइनल इमेज नियर पॉइंट पे बन रहा है, ठीक है, इमेज इज फाउंड एट
नियर पॉइंट। इसका मतलब ये हुआ कि फाइनल इमेज कहाँ पर बनेगा, 25 सेंटीमीटर पे, जिसको कि मैं कई बार बता चुका हूँ, डी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। तो आप लेंथ इक्वेशन लगाइए, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। यहाँ पर v और u दोनों निगेटिव ही होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि लेफ्ट साइड बन रहा है ना इंसिडेंट रे का अपोजिट, और कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो आप यहाँ पर ऐसे लिखो -d माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, ठीक है। तो 1/u नेगेटिव इक्वल टू, इधर ले जाके ऐड कर दो, 1/f प्लस 1/d, ये आ जाएगा f प्लस d अपॉन f इंटू डी। रेसिप्रोकल कर लो, जो आप रेसिप्रोकल करोगे तो आपको आ जाएगा u इज इक्वल टू माइनस ऑफ f इंटू डी बाई f प्लस डी। ये माइनस साइन कन्वेंशन वाला साइन है, ठीक है ना। एक्चुअली में आपका u का वैल्यू जो आ जाएगा ना, मैग्नीट्यूड, वो कितना आ जाएगा, f इंटू डी बाई f प्लस डी। ये है विदाउट साइन कन्वेंशन, और ये क्या है, विथ साइन कन्वेंशन। ये मैं लिख दे रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, ये सामने है विथ साइन कन्वेंशन, और ये क्या है, विदाउट साइन कन्वेंशन। आपके पास u का वैल्यू आ गया ना, यहाँ पे रख दीजिए, तो आपको आ जाएगा मैग्नीफाइंग पावर। तो बच्चों मैग्नीफाइंग पावर इक्वल टू है d अपॉन u। u का वैल्यू ये पूरा रख दीजिए, f इंटू डी बाई f प्लस डी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे d से d क्या हो गया, कैंसिल, और ये ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा f प्लस डी बाई एफ, यानी कि 1 प्लस डी बाई एफ। ये आ गया मैग्नीफाइंग पावर। आप लोग पॉज करके नोट कर लीजिए। अभी अभी जो हमने डिराइव किया कि मैग्नीफाइंग पावर जो है वो कितना था, d बाई यू, और इसका दो वैल्यू हमने अभी देखा। एक क्या देखा, d बाई एफ, और एक देखा 1 प्लस डी बाई एफ। इसमें तो ये पता चल रहा है क्लियर कि मैग्नीफाइंग पावर जो है वो फोकल लेंथ का क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब फोकल लेंथ अगर आप कम करेंगे तो मैग्नीफाइंग पावर क्या होगा, बढ़ जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, प्रैक्टिकली ऐसा होता है कि फोकल लेंथ को, है ना, 1 सेंटीमीटर से कम नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ऐसे केस में ना इमेज ब्लर्ड आने लगता है, ठीक है। एंड दूसरी बात इम्पोर्टेंट, इसका मैग्नीफाइंग पावर जो है ना, बहुत 9x मतलब 9 टाइम्स हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है। इसको आप पॉज करके नोट कर लीजिए, ठीक है ना। हो गया, ये ख़त्म वीडियो आज का।